नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो किसी सलेबस से उठाया गया कोई टॉपिक नहीं है। आज का वीडियो एक कॉमन वीडियो है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला बच्चा है वो इसको देख सकता है और अपना नॉलेज बूस्ट कर सकता है। और जो MPPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे या देने की सोच रहे हैं उनके लिए खास वीडियो बनाया गया है। एक कॉमन क्वेश्चन होता है MPPSC क्या है, पैटर्न कैसे होता है MPPSC का, कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या एज लिमिट होती है, कितने आरक्षण होते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक में क्या सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, कितना कठिन है कितना सरल है। जितने भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से बनते हैं या और भी स्टेट एग्ज़ाम जो MPPSC जैसे ही हैं उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं किसी भी स्टूडेंट के मन में आते हैं वो सारे क्वेश्चन के डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है कॉमन सा कि MPPSC है क्या। MPPSC के बारे में आज बात करेंगे तो डेफिनेटली हम शुरुआत करते हैं MPPSC है क्या। तो MPPSC आप जान लीजिए कि जैसे UPSC होता है, देश की सबसे बड़ी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है IAS लेवल की वो होती है UPSC। UPSC में क्या होता है, UPSC सेलेक्ट करती है केंद्रीय लेवल पे बच्चों को, ठीक है। वो डायरेक्ट SDM बनाती है, फिर उसके बाद IAS, फिर और सारी पोस्ट होती है, ये अपर पोस्ट होती है सबसे अधिक, फिर इसके बाद बहुत सारी पोस्टें होती हैं। ऐसे ही राज्य लेवल में जो किसी भी स्टेट की जैसे UP PCS हो गया, MPPSC हो गई, CGPSC हो गई, तो ये अलग अलग राज्य की अलग अलग PSC एग्ज़ाम लेती है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमारी एक एग्ज़ाम लेती है जो मध्य प्रदेश लेवल पे सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। राजकीय स्तर में सबसे बड़ा सबसे कठिनतम एग्ज़ाम जो है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे और आगे की इसमें क्या क्या एज लिमिट है, क्या क्या आगे परीक्षा का पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एज लिमिट। सबसे पहला है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होता है, MPPSC का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका फुल फॉर्म ये हो गया, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा डाउट क्या है, दूसरा डाउट ये होता है उम्र क्या होगी। उम्र हमारे MPPSC जो एग्ज़ाम लेती है उसमें कौन कौन से बच्चे, कितने एज के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी तक का जो है एज लिमिट चल रही है वह एज लिमिट है 21 से 40, 21 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर उसमें STSC और या फिर कोई और भूतपूर्व सैनिक है उनको अलग से 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। तो पहला डाउट ये है तो कि एज क्या है, तो एज आपकी है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है MPPSC एग्ज़ाम देने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए हमारी। MPPSC एग्ज़ाम देने के लिए योग्यता हमारी होनी चाहिए ग्रेजुएशन। जैसे आपको अगर ये बनना है, SDM बनना है, तहसीलदार बनना है या फिर और सिविल की चीज़ें बननी है तो उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, अनिवार्य है ग्रेजुएशन। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी में आता है एक फॉरेस्ट सर्विस होती है। MPPSC की जब प्रीलिम्स आप एग्जाम देंगे तो उसमें ही एक होता है नायब तहसीलदार, SDM, जनपद CEO, इन सब के लिए होता है एग्ज़ाम। दूसरा होता है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, वन विभाग के लिए। तो वन विभाग में क्या होना चाहिए, पहले वाले में तो सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरे वाले में वन विभाग में साइंस कैटेगरी से जो हों, जैसे B किए हों, BTech किए हों, MBBS हों, BSc हों, तो ये सब वाले साइंस ग्रुप वाले फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यह है ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर आपको नायब तहसीलदार, SDM, जनपद CEO बनना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास अगर फॉरेस्ट का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे आपके पास साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ हमारी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, अगर आपको SDM बनना है या कि फिर नायब तहसीलदार बनना है, जनपद CEO बनना है, ये सब आपको पद प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले प्री देना पड़ेगा। प्री आपका फॉरेस्ट सर्विस और ये सब पद जो होते हैं SDM, SDM, उन सब के लिए प्री तो देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला होता है प्री। प्री में भी 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का, दूसरा पेपर होता है आपका CSAT का। तो अगर आप सिर्फ सिविल के लिए पेपर दे रहे हैं, यानी जो नायब तहसीलदार, जनपद CEO है, इन सब के लिए दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ जनरल स्टडी में स्कोर करना होता है, उसमें उसके कट ऑफ से आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी जो चीज़ है आपकी फॉरेस्ट एग्जाम है, उसमें आपको जनरल स्टडी प्लस CSAT दोनों के क्वेश्चन को, दोनों के कट ऑफ को देखा जाता है,
यानी दोनों के कट ऑफ को मैच करके जोड़ा जाता है और जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं कट ऑफ से उनको लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सिर्फ सिविल वाले में जाना है तो सिर्फ जनरल स्टडी पेपर में आपको कट ऑफ हासिल करनी है, और अगर आपको फॉरेस्ट में जाना है तो आपको दोनों पेपर में कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के लाना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के लाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। इसके बाद आता है मेंस। मेंस आपका अगर सिविल वाले एग्जाम दे रहे हैं, आप एसडीएम, जनपद सीईओ या फिर आप नायब तहसीलदार जैसे पोस्टों के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मेंस देना पड़ेगा लिखित रूप से, जिसमें 6 पेपर होते हैं। जनरल स्टडी 1, 2, 3, उसके बाद आपके आते हैं महान व्यक्तियों के बारे में, फिर हिंदी और ऐसे उसे। तो ये 6 पेपर होते हैं जिनमें शुरू के 3 पार्ट होते हैं। तो मतलब 6 पेपर में आपको 1400 नंबर का पेपर देना पड़ता है और 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। 1400 और 175 यानी 1575 टोटल होते हैं, जिससे आपके टोटल आपकी रैंकिंग देखी जाती है। ठीक है ना, फाइनल लिस्ट बनने पे। तो मेंस हमें नॉर्मली लिखित देना पड़ता है, किसमें? सिविल वाले में। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक फॉरेस्ट होता है, वन विभाग में, जिसमें रेंजर वेंजर बनते हैं। उसमें आपको प्री तो दोनों पेपर को जोड़ के दिया जाएगा, जनरल स्टडी और सी सेट को। लेकिन जो मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसमें जो आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं वो प्लस साइंस की कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो आपको मेंस में काम आती हैं। ठीक है, और मेंस में यही कट ऑफ डिसाइड करती हैं। वो भी पेपर जो फॉरेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होने लगा है, और उसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, उसी से आपकी रैंक डिसाइड होती है इंटरव्यू जोड़ के। ठीक है, तो ये आपकी हो गई मेंस दोनों की। ठीक है, इसके बाद होता है 175 नंबर का इंटरव्यू। 175 नंबर का इंटरव्यू होता है, जो पहले बता चुका हूँ कि मेंस 1400 नंबर का होता है और 175 का होता है इंटरव्यू। इस तरह टोटल हो जाते हैं 1575 नंबर, उससे मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक, ये डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा डाउट क्या रहता है, कितने पेपर होते हैं। पहले ही बताए हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको सिर्फ एक नायब तहसीलदार जैसी पोस्ट हासिल करनी है या एसडीएम जैसी पोस्ट हासिल करनी है, तो वहाँ पे आपको प्रीलिम्स में सिर्फ एक पेपर देना पड़ेगा, उससे मेरिट बनेगी। और फॉरेस्ट में दोनों पेपर का देना पड़ेगा, उससे आपकी प्रीलिम्स का कट ऑफ पार करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर मेंस देना है तो मेंस में आपको 6 पेपर देने पड़ेंगे पहले वाले पोस्ट के लिए। अगर आपको फॉरेस्ट रेंजर बनना है तो वहाँ पे आपको फिर साइंस सब्जेक्ट के साथ में प्रीलिम्स के पेपर, जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है उसको मैच करके दूसरा फॉरेस्ट वाला देना पड़ेगा। ये तो हो गई आपकी पेपर की बात। कौन सी पोस्ट मिलेगी, अगला पॉइंट है कौन सी पोस्ट मिलेगी। पोस्ट आपको कौन सी मिलेगी ये डिसाइड होता है मेंस क्वालिफाई करने के बाद और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद ये नहीं पता होता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उससे आपको कोई मेंस से और इंटरव्यू से या फाइनल सिलेक्शन से लेना देना नहीं है। सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा मेंस प्लस इंटरव्यू के बेस में। तो जितने जिसके जैसे पोस्ट निकली है 100, तो 100 में टॉप 100 के जो जितने मेंस और इंटरव्यू को जोड़ के जितने सारे बनेंगे, तो टॉप 100 को या रिजर्व कैटेगरी में 10-20 और रख लेंगे, उतने लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कितने गुना प्री में होते हैं, कितना मेंस होते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, टोटल फॉर्म कितने भरे जाते हैं। टोटल आपके फॉर्म लगभग हर साल 4 लाख के आसपास भरे जाते हैं। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लगभग 4 लाख, 3.5 से 4 लाख के बीच में भरे जाते हैं। ये हो गया आपका। इसके बाद क्या है, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन आपका प्रीलिम्स में 15 गुना ले जाते हैं, 15 गुना सिलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 400 पोस्ट हैं तो उसका 15 गुना, 15 चौको 60, लगभग 6000 बच्चे प्रीलिम्स में हो गए। फिर उसमें मेंस का 3 गुना, मेंस जितनी पोस्ट होंगी उसका 3 गुना, यानी 400 अगर पोस्ट है तो उसका 3 गुना, यानी 1200 लोग लड़के बच्चे मेंस में सेलेक्ट होंगे। ये प्रक्रिया होती है इसमें सेलेक्ट करने की। इसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, 3 गुना का 1 गुना बचते हैं। ठीक है, इसके बाद शारीरिक योग्यता आती है। शारीरिक योग्यता क्या होती है, जितने वर्दीधारी पोस्टें होती हैं, वर्दीधारी पोस्टों के लिए आपकी शारीरिक योग्यता मांगी जाती है कि उनकी लंबाई वॉयस की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 155 किसकी होनी चाहिए, महिलाओं की यानी गर्ल्स की होनी चाहिए। ये आपका फिजिकल
मांगते हैं और कुछ दौड़ भाग या फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं। ये आपकी वर्दीदारी पदों के लिए है। बाकी जो आपकी नायब तहसीलदार से जैसी पोस्टें हैं उन सब के लिए नॉर्मली कुछ भी हाइट हो चल जाती है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है हमारा कट ऑफ। कट ऑफ क्या रहता है? कट ऑफ के बारे में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। जिस साल का पेपर नॉर्मली देखा जाता है, जिस साल का पेपर ज़्यादा टफ है उस साल थोड़ा कट ऑफ डाउन होता है। जिस साल का पेपर इजी है उस साल कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाने की संभावना होती है। कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए एक अलग से वीडियो है, आप लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देख लीजिएगा कट ऑफ पिछला जो 25 जुलाई को हुआ था उसका कट ऑफ क्या जाएगा और कट ऑफ के डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। उनमें से एक फैक्टर होता है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट, कितने लोग फॉर्म भरे हैं। ये 2 फैक्टर हैं जो आपको कट ऑफ डिसाइड करने में मदद करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए और पिछला वाला कट ऑफ आप ज़रूर देखिए। ठीक है, फिर अगला क्या है? परीक्षा का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? तो जो परीक्षा आयोजित होती है वो आपकी जो पहली होती है परीक्षा प्रीलिम्स, 3 स्टेप में होती है। एक तो प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स होती है वो आपके हर ज़िले में, मध्य प्रदेश के हर ज़िले में आयोजित की जाती है। फिर इसके बाद जो मेंस है, तो मेंस जो प्री में सेलेक्ट होते हैं बच्चे, उनकी परीक्षा मेंस की चुनिंदा जिलों में, जैसे एमपी में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, ऐसे चुनिंदा जिलों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कराती है। तो ये हो गया आपकी प्री कहाँ पे होता है, मेंस कहाँ पे होता है, किन किन जिलों में होता है। आफ्टर दैट क्या है? एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या है? आपको पहले होता है प्रोसेस कि प्री के लिए प्री होता है, फिर मेंस होता है। और प्री में सिर्फ जनरल स्टडी होती है सिविल के लिए, और उसके बाद जो होते हैं फॉरेस्ट वाले, तो फॉरेस्ट वालों के लिए आपकी CSAT और जनरल स्टडी दोनों के कट ऑफ मार्क्स जोड़े जाते हैं कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए। और मेंस में क्या है? मेंस आपका 1400 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, नॉर्मली SDM के लिए। आफ्टर दैट फॉरेस्ट वाला जो होता है उसके लिए अलग प्रक्रिया है, उसमें साइंस सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है और प्रीलिम्स के जो शुरुआत के सब्जेक्ट होते हैं उनको जोड़ के मेंस तैयार किया जाता है और उसका एक इंटरव्यू का अलग नंबर जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है? अंतिम चयन। अंतिम चयन कब होता है? अंतिम चयन के पहले आप जान लीजिए आरक्षण। आरक्षण जो अभी तक लागू है तो वो सबसे अधिक आपका OBC है 27%। आफ्टर दैट आपका SC और ST का है। एक और आ गया है EWS, जिसमें 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जा रहा है। ठीक है, और अभी तक कुछ हाई कोर्ट में लड़ाई भी चल रही है 27% आरक्षण को लेके OBC का। ठीक है, तो ऐसे आरक्षण की प्रक्रिया लगभग चल रही है MPPSC में। तो उसके बाद आरक्षण हो जाता है, उसके बाद आपका आता है फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, अंतिम चयन। तो पहले ही पता है कि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। मेंस के बेस में प्लस इंटरव्यू के बेस में आपके मेंस में कितने मार्क्स आए हैं प्लस इंटरव्यू में आपके 175 में कितने मार्क्स आए हैं, इन दोनों को जोड़ के लिस्ट बनाई जाती है और जितनी पोस्टें होती हैं उसके समान या 10-20 प्लस करके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाती है। ये होता है आपका अंतिम चयन। एक चीज़ और है, प्रीलिम्स में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? तो प्रीलिम्स में 15 गुने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन लास्ट वाली जो सिलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए सबसे लास्ट जो कट ऑफ गया है 68 है, तो 68 में जितने सारे बच्चे होंगे, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 100 हो, एक ही नंबर के, उन सबको ले लिया जाएगा। तो फिर ऐसे 15 गुना होते हैं, तो अगर 400 पोस्टें हैं तो 15 चौको 60 होती है, लेकिन लास्ट जो रैंक होती है 68 वाली, उसमें जितने बच्चे होंगे 1000 2000 उनको भी ऐड कर लिया जाएगा। इस तरह में 6000 7000 8000 बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अंतिम चयन ये कैसे है ये भी पता हो गया है। ठीक है, तो जितनी सारी चीज़ें थी MPPSC को लेके, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या उम्र होती है, और भी जो डाउट्स हैं आपके वो कमेंट्स करिएगा। आने वाले वीडियो में हम ये बना देंगे जो आपके कमेंट्स होंगे उस पर वीडियो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके MPPSC से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं और जितने भी और MPPSC जैसे स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है उन सब में क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, वो इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। फिर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, तो अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपसे कोई दूर ना हो पाए और लगातार उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।